नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम हिस्से पर गहराई से बात करेंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व। जी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीएसपी। ये संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। बिल्कुल। और ये सिद्धांत देखा जाए तो सरकार को एक लोक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाने की दिशा दिखाते हैं। सही कहा, ये एक तरह से देश का आदर्श है। श्रोताओं को बता दें कि आप एलएलबी टीचर यूट्यूब चैनल का प्रस्तुतिकरण सुन रहे हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अंत में हम कुछ सवाल भी पूछेंगे। हाँ, और विवरण में 2 लिंक्स भी हैं, एक प्रैक्टिस क्विज के लिए और दूसरा नोट्स डाउनलोड करने के लिए। जी, और ये प्रैक्टिस क्विज बहुत काम के हैं। नियमित रूप से इन्हें करने से विषय एकदम पक्का हो जाता है। जरूर इस्तेमाल करें। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 36 से। हाँ, अनुच्छेद 36 ये क्या कहता है? इसमें राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है और ये परिभाषा वो ही है जो मौलिक अधिकारों के लिए अनुच्छेद 12 में है। मतलब सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल और सारी सरकारी अथॉरिटीज। ठीक है, यानी ये निर्देश इन सभी पर लागू होते हैं। अब अनुच्छेद 37 इसका क्या महत्व है? अनुच्छेद 37 बहुत खास है। ये साफ कहता है कि ये सिद्धांत कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, नॉन जस्टिसेबल है ये। अच्छा, तो फिर इनका फायदा क्या है? फायदा ये है कि इसी अनुच्छेद में ये भी कहा गया है कि ये देश के शासन के लिए मूलभूत हैं, फंडामेंटल हैं और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, नैतिक जिम्मेदारी है ये। समझ गया। मतलब कानूनी बाध्यता नहीं, पर नैतिक और शासन के लिए जरूरी। ठीक है। अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की बात करता है। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले और असमानताओं को, चाहे वो आय की हो, प्रतिष्ठा की या अवसरों की, कम करने का प्रयास करेगा। ये तो कल्याणकारी राज्य की नींव है। और अनुच्छेद 39 वो शायद इसी को और स्पष्ट करता है। हाँ, अनुच्छेद 39 में कुछ खास नीतियां बताई गई हैं जिनका राज्य पालन करेगा। जैसे सभी नागरिकों को, स्त्री हो या पुरुष, आजीविका के पर्याप्त साधन मिले। जी। देश के भौतिक संसाधनों का बंटवारा ऐसा हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। धन और उत्पादन के साधन कुछ ही हाथों में जमा न हो जाए। हाँ, संकेंद्रण को रोकना। बिल्कुल। और पुरुषों व महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही बच्चों का स्वस्थ विकास सुनिश्चित हो। इसी में एक क भी जुड़ा है, 39 का। जी, वो बाद में जोड़ा गया। अनुच्छेद 39 क कहता है कि राज्य समान न्याय सुनिश्चित करेगा और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देगा ताकि कोई पैसे की कमी या किसी और वजह से न्याय से वंचित न रह जाए। बहुत जरूरी प्रावधान है। अच्छा, कुछ गांधीवादी सिद्धांतों की झलक भी मिलती है, जैसे अनुच्छेद 40 में। सही कहा आपने। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। राज्य उन्हें शक्तियां देगा ताकि वो स्वशासन की इकाइयों की तरह काम कर सकें, बिल्कुल जमीनी लोकतंत्र। हाँ, पंचायतों का सशक्तिकरण। अगला है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अंदर लोगों को काम पाने, शिक्षा पाने और कुछ स्थितियों में जैसे बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता, लोक सहायता पाने का अधिकार दिलाने का प्रयास करेगा। ठीक है। और काम की जगहों के बारे में? वो अनुच्छेद 42 में है। राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय दशाएं सुनिश्चित करेगा और महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता यानी मैटरनिटी रिलीफ का भी इंतजाम करेगा। अच्छा, कर्मकारों के लिए भी कुछ है, अनुच्छेद 43? जी, अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्य कोशिश करेगा कि सभी मजदूरों को कम से कम इतनी मजदूरी मिले कि वो ठीक ठाक जीवन जी सकें, मतलब निर्वाह मजदूरी, और उन्हें अच्छी जीवन दशाएं और सामाजिक सांस्कृतिक अवसर मिले। इसमें कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात भी है। और इसी से जुड़े 43 क और 43 ख भी हैं। हाँ, 43 का उद्योगों के मैनेजमेंट में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात करता है। और 43 ख? 43 ख ये 97वें संशोधन 2011 से जोड़ा गया। ये सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्वैच्छिक स्थापना, उनके स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने की बात करता है। ठीक है, अब आते हैं उस अनुच्छेद पर जो आजकल काफी सुर्खियों में रहता है, अनुच्छेद 44। हाँ। समान नागरिक संहिता। हाँ, अनुच्छेद 44 ये कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड
मतलब समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 45 शिक्षा से जुड़ा है, इसमें कुछ बदलाव भी हुआ है शायद? जी, पहले इसमें 14 साल तक के बच्चों की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात थी, पर 86वें संशोधन के बाद 6 से 14 साल की शिक्षा तो अब मौलिक अधिकार बन गई है, अनुच्छेद 21 क के तहत। अच्छा, हाँ। तो अब अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा का इंतजाम करने का प्रयास करेगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल। समझ गया। और समाज के कमजोर वर्गों के लिए क्या निर्देश हैं? अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों और दूसरे कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को खास ध्यान देकर आगे बढ़ाएगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और हर तरह के शोषण से बचाएगा। ये भी बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य और पोषण के बारे में क्या है? अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 राज्य का ये पहला कर्तव्य बताता है कि वो लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करें और पब्लिक हेल्थ में सुधार लाए। और इसी में नशीले पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करने की बात भी है, सिवाय मेडिकल पर्पस के। ठीक है। कृषि और पर्यावरण पर भी ध्यान है? जी हाँ, अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने का प्रयास करेगा। इसमें खास तौर पर गायों, बछड़ों और दूसरे दुधारू पशुओं की नस्लों के संरक्षण, सुधार और उनके वध को रोकने के लिए कदम उठाने की बात है। और पर्यावरण? वो है अनुच्छेद 48 क में। ये बाद में जोड़ा गया। राज्य देश के पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अच्छा, और राष्ट्रीय धरोहर, स्मारक वगैरह? उसके लिए अनुच्छेद 49 है। जो भी स्मारक स्थान या वस्तु राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए हैं, उनका संरक्षण करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। ठीक है। और शासन व्यवस्था में सुधार के लिए? वो अनुच्छेद 50 में है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत। हाँ, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे। और आखिर में अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 हमारी विदेश नीति का आधार है। ये कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, देशों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का आदर करेगा और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता से सुलझाने को प्रोत्साहन देगा। वाह, तो ये थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक। काफी विस्तृत और महत्वपूर्ण है ये। बिल्कुल, ये दिखाते हैं कि हमारा संविधान किस तरह के भारत की कल्पना करता है। तो जैसे हमने शुरू में कहा था, अब कुछ सवाल पूछने का समय है। ध्यान से सुनिएगा। ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? ये भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? सोचिए। और चौथा सवाल, राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? और चौथा सवाल, इन सवालों के जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और याद रखिएगा, भले ही ये सिद्धांत सीधे कोर्ट में लागू नहीं होते, पर ये हमारे देश के शासन की आत्मा है। ये सरकार की नीतियों को दिशा देते हैं और एक बेहतर भारत बनाने के लक्ष्य की ओर इशारा करते हैं। बिल्कुल सही। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस क्विज और नोट्स के लिंक हैं, उन्हें देखना ना भूलें। जी। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। धन्यवाद।